धन्यवाद। आप सभी को बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती पे बहुत बधाई हो, शुभकामना हो। मुझे थोड़ा सा मेरा बचपन याद आ रहा है क्योंकि हम तो गांव में थे और 20-30 साल पहले जब बाबा साहब की जयंती होती थी तो सिर्फ दलित मोहल्ले में जयंती होती थी, लेकिन अब हम 20-30 साल के बाद अगर देख रहे हैं तो पूरे देश में बाबा साहब की जयंती हो रही है। तो मुझे लगता है सही मायने में बाबा साहब इमेंसिपेट हो गए हैं। उनका जो एक अपना खुद का स्टिग्मा था, जिसको उन्होंने मॉरल स्टिग्मा कहा था, वहाँ से वो इमेंसिपेट हो गए, लिबरेट हो गए, फ्रीडम की बात चल रही है अभी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी बात है कि बाबा साहब जो पूरे मासेस के लिए एक आइकन थे, वो अभी देश में इंस्टीट्यूशन भी उनको सेलिब्रेट कर रहा है और मान रहा है कि इंस्टीट्यूशन को बनाने में बाबा साहब का पूरा कंट्रीब्यूशन रहा है। चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो फाइनेंस कमीशन हो, काफ़ी जगह पे काफ़ी टाइम ये सब बात आती है, या चाहे वो डैम बनाने की बात हो, अम्बेडकर ऑन डैम, अम्बेडकर ऑन इकोनॉमिक, अम्बेडकर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, अम्बेडकर ऑन कास्ट ट्रीटी, ये अलग अलग दायरे में बाबा साहब को आज के तारीख में हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, बाबा साहब और प्रेस, ताकि हम तो देख रहे हैं कि मुक्ता नाइक तो उनका पहला जेनेसिस ऑफ कास्ट था 1916 में, जो उनका एमए डेजिग्नेशन था, वो बहुत ही सुंदर कास्ट और कास्ट पेट्रियार्की का क्रिटिक है, जेनेसिस ऑफ कास्ट। उसके बाद 1920 में बाबा साहब का मूक नायक है। तो जैसे आपने एक सीक्वेंस में बताया कि बाबा साहब का मूक नायक हो, बहिष्कृत भारत हो, जनता हो, या फाइनली प्रबुद्ध भारत हो, ये भी बाबा साहब के ज़िंदगी की लाइफ की एक शिफ्ट बताती है। शुरू में जब उन्होंने मूक नायक शुरू किया था, तो मूक नायक तो हिंदी शब्द है, हम जानते हैं उसका मतलब बहिष्कृत भारत का भी हम मतलब जानते हैं, जनता और प्रबुद्ध भारत। तो ये बाबा साहब के हर डिकेड का अपना खुद का एक इंटेलेक्चुअल फिलोसॉफिकल शिफ्ट है, वो बताता है। तो मुझे लगता है कि हमें पूरे बाबा साहब के कॉर्पस को, उन्होंने लगभग 50-60 हज़ार पेजेस लिखे हैं मेरे अनुमान से, तो उनके पूरे कॉर्पस को हमें थोड़ा सा एक बड़े दायरे में हम समझते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन उसका करस्पॉन्डेंस को लेके थोड़ा हमें सोचना चाहिए या सोचने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब का मेरे हिसाब से एक 3-4 तरह से उसको सोचा जा सकता है। तो सबसे पहले तो बाबा साहब का एक कास्ट क्रिटिक बहुत प्रिविलेंट है, तो जो जेनेसिस ऑफ कास्ट में दिखता है, या एनिलेशन ऑफ कास्ट में दिखता है, या हु वेर दी शूद्राज में दिखता है। उसके बाद बाबा साहब ने रिडल्स इन हिंदुइज्म में जो क्रिटिक है वो दिखता है, या गांधी कांग्रेस, गांधी और अनटचेबल्स, व्हाट कांग्रेस डिड फॉर अनटचेबल्स, एक कांग्रेस उस टाइम का कांग्रेस का और गांधी जी का क्रिटिक है, उसमें भी दिखता है। तो बाबा साहब का एक पूरा कास्ट क्रिटिक का एक बहुत बड़ा कॉर्पस है। दूसरा कॉर्पस उनका फिनेंशियल राइटिंग्स का है, जो इम्पेरियल रूल का क्रिटिक है, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन का, उनका एनालिसिस है फिनेंस एंड इकोनॉमिक राइटिंग का। तो वो 2-3 वॉल्यूम में दिखता है, फिनेंस एंड वो 2-3 वॉल्यूम में दिखता है। उसके बाद मुझे लगता है बहुत प्रिविलेंट बात आती है बाबा साहब के पॉलिटिकल राइटिंग्स की, प्रोसीजरल राइटिंग्स की, या जहाँ बाबा साहब इंस्टीट्यूशन को लेके बात कर रहे हैं वहाँ। तो इसमें फिर हमें दिखता है कि स्टेट एंड माइनॉरिटी तो एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही है, 1932 में लिखा था, या बाबा साहब ने जो साउथ ब्यूरो कमीशन को रिप्रेजेंटेशन दिया था, वो भी एक हिसाब से प्रोसीजरल डॉक्यूमेंट है माइनॉरिटीज़ और इनके अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज़ को लेके बाबा साहब सोच रहे थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, उस टाइम बाबा साहब ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया था, मेमोरेंडम दिया था, वो बात हो, या उसके बाद बाबा साहब ने गांधी राणा डे जिना की बात हो, या थॉट्स ऑन पाकिस्तान हो, या अगेन गांधी अम्बेडकर, गांधी और कांग्रेस का क्रिटिक हो,
तो ये मुझे लगता है मोटा मोटी बाबा साहब का एक पॉलिटिकल राइटिंग है, प्रोसीजरल राइटिंग है, और बाद में तो कॉन्स्टिट्यूशन है जो उनके कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के डिबेट्स भी है, और कॉन्स्टिट्यूशन का एक पूरा वो कैसे बना, उन्होंने 1932 का उनका बहुत स्पीच, 1932 कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का जो स्पीच है, मुझे लगता है वो 1946 का स्पीच है वो, तो वो स्पीच में बाबा साहब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन और उसके लेके बता रहे हैं। तो मेरा पर्पस ये है ये सब बताने का, मुझे लगता है कि बाबा साहब के पूरे राइटिंग्स में एक कांस्टेंट करस्पॉन्डेंस दिखता है। अगर बाबा साहब एनिलेशन ऑफ कास्ट की बात कर रहे हैं तो बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रोविजन कर रहे हैं। तो एनिलेशन ऑफ कास्ट ये क्रिटिक है, लेकिन स्टेट एंड माइनॉरिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये इसका प्रोविजन है मेरे हिसाब से। बाबा साहब अगर 1916 में जेनेसिस ऑफ कास्ट लिख रहे हैं तो उन्होंने जेनेसिस ऑफ कास्ट लिखा है और हिंदू कोड बिल लिखा, जो पूरा विमेंस राइट, इनहेरिटेंस का डिस्कोर्स और कास्ट क्रिटिक इसको है, और उसका कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिटिक दिखता है। तो बाबा साहब के पूरे राइटिंग का जो इंटरनल करस्पॉन्डेंस है, मुझे लगता है उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम बाबा साहब के अभी हर जगह पे बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल प्रोसीजरल अमेंडमेंट के बारे में बाबा साहब को कोट किया जाता है, सोचा जाता है, लेकिन उसी टाइम बाबा साहब का कास्ट क्रिटिक हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब का एनिलेशन ऑफ कास्ट का जो क्रिटिक है वो आज भी उतना ही प्रिविलेंट है। क्योंकि बाबा साहब ने उनके टाइम में जो लिखा था कि अगर आपको इफ यू वांट टू एनिलेट कास्ट, यू वांट टू एनिलेट लेबर, सो एनिलेशन ऑफ लेबर इज द एनिलेशन ऑफ कास्ट। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पैराडाइम कि ये लेबर को एनिलेट करना आज के तारीख में क्या है। हम देखते हैं कि जितना सारा इनफॉर्मल सेक्टर है, ये सब इनफॉर्मल सेक्टर में क्या हो रहा है मेरे से ज़्यादा आप समझ रहे हैं। आपने अभी जो बात कही मीडिया और बाकी सब जगह पे कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन की बात है, या इस तरह की जो बात सामने आ रही है, तो सब उसमें समझ में आता है कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और ये शिफ्ट मुझे लगता है बाबा साहब जो कास्ट का क्रिटिक दे रहे हैं, तब कास्ट का क्रिटिक देते वक्त वो कास्ट के प्रिविलेज जो है वो सिर्फ मटेरियली कॉन्सेंट्रेट हो रहे ये नहीं बोलते हैं, वो मटेरियली तो कॉन्सेंट्रेट हो ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो कल्चरल प्रिविलेज भी कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, और उसके चलते वो पूरा कल्चर, पॉपुलर इमेजिनेशन, एवरीडे लाइफ, रिचुअलिस्टिक लाइफ, ये सबको कंट्रोल करता है। तो मुझे मोटा मोटी बात ये कहनी है कि मुझे लगता है बाबा साहब के पूरे राइटिंग को अगर हम देखें समझेंगे तो उसमें उसका इसेंस जो है वो फ्रीडम में है, फ्रीडम में है, लिबर्टी में है, इक्वालिटी में है। फ्रीडम में जो वो फ्रीडम को लेके मैं अगर एनिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि वो पूरा टेक्स्ट प्रिविलेज ऑफ फेथ के बारे में है, फ्रीडम ऑफ फेथ के बारे में। तो फ्रीडम इसेंस है उनके राइटिंग में। अगर हम बुद्ध एंड हिज धम्मा पढ़ेंगे तो मुझे लगता है वो फ्रीडम की बात कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मेटिव फ्रीडम की बात कर रहे हैं, वहाँ वो डिस्क्रिप्टिव फ्रीडम की बात नहीं कर रहे हैं। तो बाबा साहब के इस कॉन्टेक्स्ट में बाबा साहब और गांधी जी का जो रिफ्ट है, ये बहुत मेरे हिसाब से क्लासिकल पॉलिटिकल रिफ्ट है, डायलॉग है, जो अनटचेबिलिटी को लेकर चल रहा था। गांधी जी का पूरा प्रोग्राम था, वो पूरा डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम था एनिलेशन ऑफ कास्ट को लेके, चाहे वो इंटरडाइनिंग की बात हो, चाहे वो उस टाइम कांग्रेस ने कुछ स्पेशल अमेंडमेंट किया था अनटचेबल के साथ, उनका हरिजन सेवक संघ हो, या उन्होंने एक पत्रिका भी शुरू की थी हरिजन नाम से। तो बाबा साहब और गांधी जी का ये अनटचेबिलिटी को लेके अंडरस्टैंडिंग की रिफ्ट थी, समझ थी। तो गांधी जी तो एक पूरे अनटचेबिलिटी को डिस्क्रिप्टिव वे से समझ रहे थे और उसको एलिनेट कर रहे थे, लेकिन बाबा साहब ने अनटचेबिलिटी को स्टिग्मा और ह्यूमिलेशन के हिसाब से समझा है वहाँ। और मुझे लगता है कि बाबा साहब जो अनटचेबिलिटी का स्टिग्मा है और ह्यूमिलेशन है, वो स्टिग्मा और ह्यूमिलेशन उनके थ्योरेटिकल राइटिंग में भी लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसको वो जब बुद्ध एंड हिज धम्मा लिखते हैं
या हुवर दी शूद्रास लिखते हैं, तो वो मॉरल स्टैमिना गेन कर रहे हैं कास्ट स्टिग्मा और एनिलेशन को ओवरकम करने के लिए। तो बाबा साहब का ये पूरा वैचारिक चरित्र जो है, ये वैचारिक चरित्र हमें इस हिसाब से शायद आज समझने की ज़रूरत है कि बाबा साहब का इस देश का पूरा जो कास्ट सोसाइटी है, इसको समझने का जो तरीका था वो बहुत ही साइंटिफिक था, बहुत प्रैग्मेटिक था। उसको उन्होंने अलग अलग तरह से लिखा है। अगर हम हिस्ट्री के डिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग से देखेंगे तो वो कुछ हिस्टोरिकल राइटिंग्स करते हैं, तब वो कास्ट सिस्टम और कास्ट कंपोजिशन को समझ रहे हैं। जैसे मैंने बताया एनिलेशन ऑफ कास्ट और जेनेसिस ऑफ कास्ट को समझते हैं, तो कास्ट, एंडोगामी, कल्चर, रिचुअलिज्म और रिलीजन को समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब के ये पूरे कॉर्पस को अगर हम समझेंगे तो उसका कोर ये फ्रीडम है, इक्वालिटी है और फैटर्निटी है। तो आज के तारीख में हमें लगता है उसको हम कैसे कॉन्टेम्परराइज करें। बाबा साहब का जो रेलेवेंस है वो इसीलिए शायद बाबा साहब ऑर्गेनिक है मेरे हिसाब से, या उसमें स्पॉन्टिनिटी है, क्योंकि उसको हम आज भी बाबा साहब की इम्प्लिकेबिलिटी इसीलिए ज़रूरी है कि हम कास्ट स्टिग्मा को कैसे डील करते हैं अपने एवरीडे लाइफ में। कास्ट हमारे एवरीडे लाइफ में आज भी क्या कॉमन सेंसिकल परसेप्शन में कैसे काम करते हैं, हम ह्यूमिलेशन को कैसे समझते हैं। हम भले ही अभी अनटचेबिलिटी ना हो, भले ही अभी डिस्पैरिटी एक तरह से डिस्क्रिप्टिव वे के हिसाब से नहीं है, लेकिन डिस्पैरिटी तो आज के तारीख में जितनी थी उतने पहले कभी नहीं थी भारत में शायद। तो इस डिस्पैरिटी को भी हम कैसे समझते हैं। तो मुझे लगता है बाबा साहब का आज के तारीख में जो मूल्य है वो इसीलिए है कि ये पूरे कास्ट सोसाइटी को अगर हम एनिलेट करना है, क्योंकि बाबा साहब जिस टाइम कास्ट का क्रिटिक कर रहे थे उस टाइम कास्ट तो मेरे हिसाब से एक कंपोजिटरी कैटेगरी था। एग्रेरियन कास्ट की एक कैटेगरी थी, आर्टिजियन कास्ट की एक कैटेगरी थी, अनटचेबल कास्ट की एक कैटेगरी थी, जो कास्ट सुप्रीमेसी लैडर में सबसे बड़ा था, रिचुअलिस्टिक प्रिविलेज जिसको ब्राह्मण बोलते हैं, उनकी एक कैटेगरी थी। लेकिन आज के तारीख में पूरे देश में अगर देखेंगे तो इंटरनल कास्ट का कॉन्ट्राडिक्शन इतना ज़्यादा है, क्योंकि शायद डेमोक्रेटिक तरीके से वही तरीका है उनको अपने बात को रखने का, एक्सेप्ट करने का, या अर्थमेटिकल पॉलिटिक्स में शायद कास्ट को ऐसे ही अभी समझते हैं और विजिबल भी करने का एक तरीका है। तो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर कोई एमएलए हो या एमपी हो, वो कोई उसका न्यूट्रलिटी तो कुछ है नहीं। कास्ट अर्थमेटिक्स के हिसाब से उसको टिकट मिलता है, उसी हिसाब से वो सब कैलकुलेशन है। तो पूरा पॉलिटिकल अर्थमेटिक्स ही कास्ट को एक्नॉलेज करके ही होता है। तो इस टाइम में अंबेडकर बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ये लगता है कि अंबेडकर मासेस के इमेंसिपेशन के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन अंबेडकर आज के तारीख में सोशल कल्चरल क्रिटिक के लिए ज़रूरी है, इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रलिटी के लिए ज़रूरी है। और बाबा साहब का पूरा अगर हम जैसे मैंने ये वैचारिक चरित्र के बारे में बोल रहा था, तो इसको लेकर देखेंगे तो बाबा साहब का पूरा अगर जर्नलिज्म की खास करके बात हो तो जस्ट हम जनता देखेंगे, मूक नायक और बहिष्कृत भारत देखेंगे खास करके उस टाइम के, तो मुझे लगता है कि बाबा साहब का एडिटोरियल और न्यूज़, इस पे भी अगर थोड़ा सा हम जस्ट उसको देखेंगे तो समझ में ये आता है कि बाबा साहब सर्कमस्टांशियल इश्यूज को रिस्पॉन्ड कर रहे थे। तो जर्नलिज्म तो सर्कमस्टांशियल इश्यूज को रिस्पॉन्ड करता ही है, कहीं कुछ हुआ तो बात करता है, लेकिन उससे ज़्यादा वो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन को तोड़ रहे थे, या उससे ज़्यादा वो एनालिटिकल डिस्कोर्सिव लैंग्वेज में अपने बात को खड़ा कर रहे थे। चाहे वो अनटचेबिलिटी की बात हो, चाहे वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हो, चाहे वो प्रोसीजरल अमेंडमेंट की बात हो, क्योंकि उस टाइम पे जो न्यूज़पेपर थे वो तो कॉलोनियल इंडिया था, और कॉलोनियल इंडिया में सेंसरशिप की तो एक अलग बात थी, लेकिन फिर भी
बाबा साहब के बस आप देखेंगे तो पता चलता है, वो मराठी में है, हिंदी में शायद आया नहीं, बाकी राइटिंग एंड स्पीचेस इंग्लिश और हिंदी में आया है, लेकिन ये मराठी में है। तो पता चलता है कि एडवर्टीजमेंट भी क्या दे रहे हैं कि एक लड़का बीए हुआ है, उसको बीबी चाहिए और बीबी भी पढ़ी लिखी चाहिए। तो ये जो उसका एस्पिरेशन है, वो एस्पिरेशन वो एडवर्टीजमेंट से पता चलता है। एडिटोरियल में क्या लिखते हैं कि आप अनटचेबल हो, मतलब उनका बहुत बड़ा वो स्लोगन है कि मराठी में है वो, जा तुमच्या घराच्या भिंतीवर लिहून ठेवा मी राज्यकर्ते जमात बनेल। आप लिख के रखो आपके वॉल पे कि मैं राज्यकर्ते जमात बनूंगा। तो वो न्यूज़पेपर में लिखा था। तो वो मॉरल स्टैमिना बाबा साहब खड़ा कर रहे हैं, वो सर्कमस्टांशियल रिस्पॉन्सेस से कर रहे हैं, लेकिन उनका एडिटोरियल मेरे हिसाब से एक अपने आप में डिस्कोर्स खड़ा कर रहा है। तो जर्नलिज्म को तो आप बहुत ही भारी तरह से समझते हो, और दिल्ली का पीटीआई प्रेस क्लब तो देश में एक टॉर्च बेयरर है, तो उसे किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि प्रेस जर्नलिज्म ये सर्कमस्टांशियल चीज़ों को तो रिस्पॉन्ड करता ही है, लेकिन एक भारी डिस्कोर्स को खड़ा करने वाला मीडियम है, मीन्स है। मुझे लगता है हम अम्बेडकर से ये सीख सकते हैं, अम्बेडकर से ये सीख सकते हैं कि जर्नलिज्म ये मीडियम है ओपिनियन को मोबिलाइज करने वाला। बाबा साहब ने ओपिनियन को मोबिलाइज किया, ओपिनियन को मोबिलाइज किया, तो ये ओपिनियन को हम मोबिलाइज कर सकते हैं अपने काम से। मुझे लगता है इस तरह से जर्नलिज्म को भी हम बाबा साहब के समझते हैं। और फ्रीडम की बात तो मैंने शुरू ही उस बात से की थी कि बाबा फ्रीडम ही उनके पूरे काम का सूत्र है, लेकिन वो फ्रीडम नॉर्मेटिव है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है। उनको डिस्क्रिप्टिव बना रहे हैं जब वो लीगलिटीज की बात हो। मैं 2 एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे टेम्पल एंट्री की बात हो, चाहे वो काला रमन मंदिर प्रवेश हो या पर्वती का सत्याग्रह हो, गांधी जी बोल रहे थे कि आप ये मत करो, आप सत्याग्रह मत करो, हम लोगों को जाके समझाएंगे और समझ में जाएंगे लोग, और हो सकता है कि लोग समझ में जाएंगे। लेकिन बाबा साहब, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बाबा साहब बोल रहे हैं कि मैं आपको मराठी में, आप अब न्यूज़पेपर में आया हो, आपका मत परिवर्तन होने तक नहीं रुक सकता मैं, हाँ, इसीलिए जो लीगल अमेंडमेंट है उसको एक्सेस करके मैं आगे जाऊंगा। तो महान का सत्याग्रह है। तो बाबा साहब का मुझे लगता है इस दायरे में बहुत ही सटीक बात है, समझने वाली बात है कि बाबा साहब लीगल प्रोसीजरल एस्पेक्ट को क्यों रिलाई कर रहे हैं। शायद वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इस देश के मन को जानते थे, और ये देश का मन शायद आज भी कास्ट इंफीरियरिटी या सुपीरियरिटी से भरा हुआ है। मैं काफ़ी जगह पे मतलब काफ़ी समय ये बात बोलता हूँ कि कास्ट इंफीरियरिटीज या सुपीरियरिटीज ये हैबिट है। जैसे हमारी हैबिट होती है ना, हम गाली देते हैं तो हैबिट है वो। तो चलते चलते अगर किसी ने कुछ बोला और किसी को गुस्सा आता है, तो मुझे लगता है वो उसका जाति का चरित्र है, वो आदमी का नहीं है। तो ये जो कास्ट हैबिट्स जो है, ये कास्ट हैबिट्स को मुझे लगता है हमें समझना चाहिए, तभी हम एनिलेट हो सकते हैं। तो एनिलेशन का प्रोग्राम मेरे हिसाब से लीगल रेमेडियल एस्पेक्ट से नहीं होने वाला है, सिर्फ उससे नहीं होने वाला है, उस पर रिलाई करना पड़ता है क्योंकि हम जानते हैं कि देश उसके सिवा बदलेगा नहीं, लेकिन हमारे मत परिवर्तन का भी ज़रूरत है जो गांधी जी मान रहे थे। तो मुझे लगता है नॉर्मेटिव भी ज़रूरी है। तो आज के तारीख में बाबा साहब की इसी हिसाब से मुझे लगता है उपलब्धता है कि उनका जो पूरा राइटिंग है वो एक हिसाब से बहुत ही डायनामिक है, उसमें अपने आप में एक डायनामिज्म है। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को हर दिन सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता है और उसका ग्रोथ होता है, वैसे ही अम्बेडकर के राइटिंग्स का आप जैसे पढ़ोगे उसको कंटेम्परराइज करके इंटरप्रेट करके वो डिस्कोर्सिव लैंग्वेज में आगे जाने का पोटेंशियल है उसमें। मुझे लगता है आज के तारीख में बाबा साहब का ये रिलेवेंस है, ये हम सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ एनिलेशन ऑफ स्टिग्मा के लिए नहीं है या एनिलेशन ऑफ ह्यूमिलेशन के लिए नहीं है, तो इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रलिटी के लिए भी बाबा साहब की ज़रूरत है। यही बात मैं अपने सामने रखना चाहता था। धन्यवाद।